Hello everyone. So we are discussing NEET 2025 question paper. So first of all, we are doing inorganic chemistry and this is code number 45. So question number 47 is that which of the following statements are true? So just focus on the true कि true आपकी कौन सी है. So first statement is unlike gallium that has a very high melting point, cesium has very low melting point. So this statement is incorrect. ये incorrect क्यों है? Because we all know that gallium has low melting point. So यहाँ पर gallium का high melting point बता रहे हैं. So this statement is incorrect. Second आपका आता है on Pauling scale the electronegativity value of नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर सेम. सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो पॉलिंग स्केल होता है उसमें जो नाइट्रोजन एंड जो क्लोरीन की वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है 3.0 सेम रहती है. बट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि दे आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज़. तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो गया. Now C is that argon K positive. These all species are isoelectronic. That means they are having same number of electrons. So यहाँ पर argon का कितना होगा 18. These all are हम देखेंगे these all are 18 electron species. इसमें 18 electron हो गए. So that's why option C is your correct option. डी में क्या है द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड दिस आर. तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि जब सोडियम मैग्नीशियम एंड जो एल्यूमिनियम एंड आप अगर सिलिकॉन देखो तो इसमें क्या होता है सोडियम इज हैविंग S1 और ये आपका S2 है. दिस इज हैविंग इसमें P1 आता है, इसमें आपका फिर से P2 आ रहा है. सो यहाँ पर क्या होता है जो मैग्नीशियम है यहाँ पर बिकॉज ऑफ हैविंग S2 आपका क्या है S2 फुली फिल्ड है. S में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इट विल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन द एल्यूमिनियम. तो मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा होनी चाहिए. तो यहाँ पर क्या है आपका जो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम है अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रॉन्ग है. तो इसी की वजह से दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो ई वाला पॉइंट देखते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिथियम एंड रुबिडियम. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है जो आपका वैसे आपको पता होना चाहिए जो सीजियम होता है वो लास्ट में आता है और उसका डाउन द ग्रुप जो होता है अगर डाउन द ग्रुप कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो उसका साइज ज़्यादा होता है. तो डेफिनेटली सीजियम इज हैविंग higher greater size than your lithium and your rubidium. ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दैट्स वाई योर ई ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पर सी और ई आपका करेक्ट है. सो सी और ई ओनली दैट मीन्स योर सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. सो आपको लिस्ट 1 को मैच करना है विद योर लिस्ट 2. सो इन द लिस्ट 1 वी आर गिवन विद द आयंस. सो इसको मैच करना है उसके ग्रुप से. सो ये क्वेश्चन कहाँ का है दिस इज फ्रॉम द सॉल्ट एनालिसिस में जो कटायंस आते हैं कटायंस किस किस कैटेगरी में आते हैं जस्ट आपको ये लर्न होना था. सो कोबाल्ट क्या आता है कोबाल्ट आता है 4th ग्रुप में. ओके एंड जो मैग्नीशियम आता है डायरेक्ट आपको लर्न होना था ये 6th ग्रुप में आता है. पीबी जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप में आता है. एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से आप याद रखोगे यहाँ 3 पॉजिटिव है तो दैट मीन्स यहाँ पर ये 3rd ग्रुप में आता है. सो एल्यूमिनियम इज इन 3rd ग्रुप. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो 3rd ग्रुप दैट मीन्स यहाँ पर है. तो दैट मीन्स डी के साथ आपका सेकंड हो जाएगा. तो डी के साथ सेकंड आपका यहाँ है दैट मीन्स योर सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. तो इस वजह से सेकंड आपका करेक्ट हो गया. So next is question number 51. Which of the following are paramagnetic? Paramagnetic क्या होता है having unpaired electron. आपको unpaired electron फर्स्ट ऑफ ऑल देखने हैं. तो फर्स्टली जो आपके यहाँ पर मेटल्स है दीज आर निकल ओनली एंड उसके ऊपर क्या है कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर देखोगे ये यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव में है. आप यहाँ पर ये न्यूट्रल है निकल 0 पे है. तो आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक में देख लेते हैं कि इसमें जो निकल है इज़ हैविंग +2 कॉन्फ़िगरेशन. सो दैट मीन्स इसके कॉन्फ़िगरेशन +2 निकल इज़ हैविंग +2 जो आपका चार्ज है उससे आपका 3d8 कॉन्फ़िगरेशन आती है. तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो अगर आप इसको ऐसे भी ड्रॉ करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो यहाँ पर कितना है यहाँ पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 है. और यहाँ पर जो क्लोरीन है वैसे भी वो वीक फील्ड लाइगेंड है वो आपकी पेयरिंग नहीं करवाएगा. सो दैट्स वाई यू आर गेटिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज 2. सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. इसी वजह से पैरामैग्नेटिक होगा. सो पैरामैग्नेटिक फर्स्टली आपके पास आ चुका है.
बी में हम देखते हैं दैट मीन्स निकल हेयर इज हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि कार्बोनाइल आपका न्यूट्रल होता है, निकल जीरो पर है। जीरो पर दैट मीन्स आपका कितना है यहाँ पर 3D8 एंड 4S2 आपके पास यहाँ पर है। अब क्या है निकल में यहाँ पर CO है, कार्बोनाइल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होते हैं, तो इसकी ये पेयरिंग करवा देंगे। पेयरिंग की वजह से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 3D10 का हो या फिर ऑल पेयर्ड हो जाएंगे, इसमें ऑल इसमें पेयर्ड हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी इसमें। आप ऐसे कर सकते हो कि ये वाला जो 3D8 था वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग की वजह से नो सच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे, तो ये वाला तो आपका करेक्ट नहीं है। फिर आप करोगे यहाँ पर सी में क्या है, यहाँ पर सी में देख सकते हो निकल इज हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स वाई इसका 3D8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सो यहाँ पर साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। अगर आपका यहाँ पर अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द साइनाइड Cn नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, दैट्स व्हाई द पेयरिंग विल बी डन हेयर। तो इसकी वजह से पेयरिंग होने की वजह से देयर आर नो सच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो इन नंबर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी ये आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। डी में हम चेक कर लेते हैं, डी में क्या है, निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन आपका यहाँ पर 3D8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द वाटर इज अ वीक फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड होने की वजह से यहाँ पे देर इज नो सच पेयरिंग अकर्स, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे हो गए, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, जस्ट बिकॉज क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वाटर जो आपका वीक फील्ड लाइगेंड है उसकी वजह से आपकी पेयरिंग नहीं हुई, दैट्स वाई आपके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर मिल गया। सो यहाँ पर ई में आप क्या करोगे, ई में आपके पास जो PPH3 है इज वन ऑफ द योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, और उसकी वजह से, और यहाँ पर ये न्यूट्रल होता है, सो दैट्स वाई यहाँ पर निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इट इज हैविंग 3D8 एंड 4S2 कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द PPH3 यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर पेयरिंग होने की वजह से देर इज नो सच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, ये भी आपका करेक्ट नहीं है, सो दैट मीन्स आपके ए एंड ओनली डी आर करेक्ट ऑप्शन। तो ए एंड डी आपका कहाँ है, यहाँ पर है, सो दैट मीन्स योर थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट इज there are two statements according to first statements, like nitrogen that can form ammonia, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेन। तो ये क्या ये सही स्टेटमेंट है, येस दिस इज वेरी ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसा क्यों है, बिकॉज जैसे नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया NH3 बनाता है, वैसे ही आर्सेनिक जो है वो आर्सेन बनाता है ASH3, तो ये वाली ट्रू होगी। स्टेटमेंट टू क्या है, जो एंटीमनी है कैन नॉट फॉर्म द एंटीमनी पेंटऑक्साइड, एंटीमनी पेंटऑक्साइड का क्या मतलब हुआ, Sp2O5, ये वाला कंपाउंड कह रहे हैं कि एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म, ये नहीं बना सकता, बट दिस इज नॉट करेक्ट। आपका यहाँ पर ये वाला करेक्ट नहीं है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बन सकता है, इट कैन फॉर्म, कैन बी फॉर्म, ये बन सकता है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपके करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नहीं बन सकता। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट is correct and statement 2 is your incorrect. Now here is question number 53. Which of the among of the following electronic configuration belong to main group element? So first of all main group element आपके कौन से हैं, जो आपके main group एलिमेंट्स या फिर जो मेन ग्रुप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, इनको रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रुप होते हैं वो भी कहा जाता है। तो S एंड P को हमने देखना है कि कौन से है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ जो फर्स्ट है, इट इज हैविंग S1 दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू S ब्लॉक, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो गई, ये S ब्लॉक का है, ओके ये S ब्लॉक का है यहाँ पर बिकॉज ऑफ द S1। और यहाँ पर क्या है, ये D3 है, पार्शियल D ऑर्बिटल है, तो दैट मीन्स ये D और ब्लॉक का हो गया, तो दैट मीन्स ये तो करेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, D फुली फिल्ड है, SP फुली फिल्ड है, P आपका पार्शियली फिल्ड है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, ये P ब्लॉक का हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी आपका मेन ग्रुप में आता है, सो C इज द राइट ऑप्शन। और D में क्या हो जाएगा, D10 एंड 4S1, ये क्या है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है, ये D ब्लॉक का है, फिर ये करेक्ट नहीं हुआ। और यहाँ पर ये देख सकते हो, दिस इज द ये आपका क्या
क्या है, एफ ब्लॉक का है। ये बेसिकली ये थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एफ ब्लॉक में आती है। सो अगेन दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो आपके जो करेक्ट ऑप्शंस है दीज आर ए एंड योर सी। तो यहाँ पर ए एंड सी कहाँ आ रहा है, ए एंड सी ओनली आपका सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 55, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको इन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है जिन जिन एलिमेंट्स को अंडरलाइन करा है, दैट मीन्स पोटाशियम, ऑक्सीजन एंड योर सल्फर। सो अगर आप KO2 में देखें तो पोटाशियम जो आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है ग्रुप 1 का, तो आप देखोगे कि आपका सोडियम पोटाशियम में क्या आता है, +1 में ये एग्जिस्ट करता है। सो दैट मीन्स इसके पास हमेशा +1 रहेगा और ऑक्सीजन पे यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो पोटाशियम की क्या है, पोटाशियम इज इन पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट में है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वैसे भी आपको पता है पेरोक्साइड होना है, तो ऑक्सीजन इसमें क्या है, पेरोक्साइड की फॉर्म में है, O2 नेगेटिव, बट हमें इंडिविजुअल ऑक्सीजन का पूछा गया है, दैट्स वाई हमारा ऑक्सीजन इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे कितना आएगा, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, दैट मीन्स इंडिविजुअल ऑक्सीजन इज हैविंग -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एंड आपका H2SO4 जो यहाँ पर है, तो सल्फर का निकालना है, लेट इट बी X, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन इज हैविंग +1, 2 है तो 2 आ जाएगा, एंड ऑक्सीजन इंडिविजुअली हैज़ -2, दैट्स 5, 4 2 ज़र 8, माइनस आपका 8 हो जाएगा, ओवरऑल 0 है आपका। सो X इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। सो दैट मीन्स कौन रिस्पेक्टिवली देखना है आपको कितना है, K इज हैविंग +1 और यहाँ पर -1, देन you +6, +1 -1 एंड +6, that means first option is your correct option. Now moving on to next question, which is your question number 57. 57, it states that the correct order of wavelength of light absorbed by following complexes. आपको यहाँ पर wavelength of light बताना है, that means lambda को आप को कंसीडर करना है और उसका यहाँ पर ऑर्डर लिखा गया है। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको क्या देखना है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको पता होगा ये स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, जो जैसे अगर हम ऑक्टाहेड्रल के केस में देखें तो स्प्लिटिंग ऐसे होती है T2G एंड DG, और ये क्या हो जाती है आपके डेल्टा नॉट, यानी कि ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी। और आपको पता है लैम्डा आपसे पूछा गया है, तो लैम्डा और एनर्जी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो दैट मीन्स स्प्लिटिंग एनर्जी का जो रिलेशन होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशन किसका होगा, लैम्डा का। दैट मीन्स अगर आप स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर देख लो तो आप उससे लैम्डा का ऑर्डर निकाल सकते हो। तो स्प्लिटिंग कौन कितनी ज़्यादा करवाता है, कितनी स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें ज़्यादा होगी, हमें कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है जितना ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा। लाइगेंड कौन से हैं, NH3CN, वाटर, एंड यहाँ पे भी वाटर है। अगर हम इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी देखें कि डेल्टा यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी कौन कितनी ज़्यादा करवाता है, स्ट्रेंथ कितनी किसकी ज़्यादा है, CN नेगेटिव एज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, दैट मीन्स वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करवाता है। फिर आता है आपका NH3, फिर आता है लास्ट में वाटर आपका वीक फील्ड लाइगेंड है, दैट मीन्स ये स्प्लिटिंग कम करवाएगा। तो ये एनर्जी या फिर आप एनर्जी कह लो उसका ऑर्डर है ये। ओके, तो यहाँ पर अगर ये ऑर्डर होगा तो इसका रिवर्स जो होगा वो लैम्डा का ऑर्डर हो जाएगा। और एक और बात आपको ये याद रखनी है कि जो स्प्लिटिंग होती है वो स्क्वायर प्लेनर का अगर कोई कॉम्प्लेक्स होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल वाले में होती है, फिर आपका टेट्राहेड्रल वाले में होती है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किस में है, आपका स्क्वायर पिरामिडल में है, स्क्वायर प्लेनर में है, फिर आपका ऑक्टाहेड्रल में है, देन आपका टेट्राहेड्रल में है। तो सबसे कम जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो टेट्राहेड्रल में। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है आपका, ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज योर टेट्राहेड्रल कंपाउंड के, दैट मीन्स आपकी जो एनर्जी है वो सबसे कम होगी। तो दैट मीन्स जो टेट्राहेड्रल का लैम्डा है वो ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। दैट मीन्स जो भी कंपाउंड जो टेट्राहेड्रल में जा रहा है उसकी स्प्लिटिंग सबसे कम है, तो और उसकी जो लैम्डा होगी वेवलेंथ है, बिकॉज ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, तो वो उसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स जो C है आपका उसकी वेवलेंथ आपकी इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब C सबसे ज़्यादा कहाँ है, 2 ऑप्शन है यहाँ पर, ये और ये। तो यहाँ पर आप ये वाले तो कट कर सकते हो कि C सबसे ज़्यादा है। तो C की जो लैम्डा है हमने देखा है, जो लैम्डा है यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा किसका है, वो C का सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम किसका होगा,
सबसे लैम्ब्डा सबसे कम किसका होगा, जिसका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो जो साइनाइड नेगेटिव है, अब ये देखो ये सारे ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस है, इसको आपस में हमें देखना है। तो अमंग ऑल दीज लाइगेंड्स योर सी एन नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का मतलब है कि उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है और इसका मतलब लैम्ब्डा उसका सबसे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब लैम्ब्डा सबसे कम किसका होगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स का होगा जिसमें साइनाइड है। ओके, तो दैट मीन्स सबसे कम किसका है, बी का सबसे कम है आपका। और बी के बाद थोड़ा सा ज़्यादा किसका हो जाएगा, बी के बाद थोड़ा सा ज़्यादा क्या किसका हो जाएगा, NH3, क्योंकि NH3 आपका क्या है, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो आप यहाँ पे लिखते हो, फिर आपका ए आएगा, फिर आपका यहाँ पे वाटर यानी कि आपका डी आ जाएगा। तो ये वाला कहाँ पर है, सी है, उसके बाद डी है यहाँ, यानी कि योर सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Now, next question is your question number 62. First statement is that a hypothetical diatomic molecule with bond order 0 is quite stable. They are saying कि hypothetically let us assume that कि अगर कोई हमारे पास कोई molecule है, suppose कोई मॉलिक्यूल है जो डायटोमिक है और देखा जाता है कि अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो क्वाइट स्टेबल है। ये लोग बता रहे हैं क्वाइट स्टेबल है, बट ऐसा नहीं होता। जिसका बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका 0 आ गया दैट मीन्स वो नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होगा। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो दैट मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये स्टेबल भी नहीं होगा आपका। तो दैट मीन्स जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी वो इनकरेक्ट है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और ये है एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड योर बॉन्ड लेंथ। तो आपको सभी को पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर और जो बॉन्ड लेंथ होती है दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज करने पे इंक्रीज होगा, बट ऐसा नहीं होता है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड है वो तो आपका क्या होगा, बॉन्ड तो आपका शॉर्टर होगा ना, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है, स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है, बॉन्ड अच्छे से बन रहा है, तो आपकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। तो ये भी आपका करेक्ट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। सो दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ये आपका सेकेंड एज योर करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 64, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, हमें इन्हें मैच करवाना है। ग्रुप आपके 18, लास्ट जो नोबल गैसेस है उसके जीनन के आपके कंपाउंड्स है और आपको ये बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जीनन का O3, और आपको पता है ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड बनाता है हमेशा। सो हम यहाँ पर रफली कर लेते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, दैट्स वाई आपके पास इतना है। और हमें ये भी पता है कि जीनन बीइंग नोबल गैसेस, तो इसके पास आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे जो बॉन्डिंग में आपके यूज हो रहे हैं। तो आउट ऑफ 8 सेंट्रल एटम के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास वैलेंस, तो 8 में से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीनन के 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो यहाँ यूज हो गए। तो बचा कितना इसके पास, रिमेनिंग आर ओनली 2। तो ये 2 क्या है, ये आपके लोन पेयर है, ये लोन पेयर की फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी शेप क्या होगी, शेप क्या होती है, आपको यहाँ पे इसकी शेप बतानी है, जो कि विदाउट आपके शेप क्या होगी, विदाउट आपके लोन पेयर होगा। तो 1 2 3 ये कैसी शेप आपको नजर आ रही है, ये आपका पिरामिडल नजर आ रहा है। और यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज पिरामिडल, पिरामिडल। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, हाइब्रिडाइजेशन के लिए लोन पेयर को भी कंसीडर करा जाता है। तो यहाँ पर कितना बना रहा है, ये 4 बना रहा है, दैट मीन्स इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पर जो आपको लग रहा है जो ए के साथ इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ है, एंड पिरामिडल 2 ए के साथ सेकंड वाला ऑप्शन जा रहा है आपका, राइट। एंड नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में जो बी है आपका, बी है जीनन एंड आपका F2। तो जीनन है, फ्लोरीन क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड बना लो। और दैट मीन्स जो जीनन है इट इज़ हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ दीज आपके 1 और 2 यहाँ पर यूज़ हो गए, और बाकी आपके पास कितने बच गए, 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 3 आपके पास लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे 5 तरह का आपका यहाँ पे स्टारिक नंबर आ रहा है। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3 डी आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, ओनली कंसीडर द बॉन्ड्स। तो इसकी वजह से ये लीनियर हो जाएगा, ये आपका लीनियर हो जाएगा। तो दैट मीन जो बी है, तो बी का क्या है आपका, बी का फर्स्ट है। तो यहाँ पर बी का आपका क्या है, बी का फर्स्ट है, लीनियर और sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। देन आपका यहाँ पर
ज़ीनन है, ऑक्सीजन है एंड आपका F4 है। तो यहाँ पर ज़ीनन जो है उसके साथ जो ऑक्सीजन है दैट विल फॉर्म डबल बॉन्ड, तो हमने डबल बॉन्ड पहले लगा लिया। रेस्ट जो 4 आपके फ्लोरीन्स है वो आपके सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे। ऑक्सीजन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो आउट ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 एक आपका यहाँ पर लोन पेयर बच जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में वी कंसीडर बॉन्ड्स एज वेल एज द लोन पेयर। तो यहाँ पर sp3d2 आपकी यहाँ पर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है आपका डी में आपका क्या है, जीनन एंड F6। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जीनन और यहाँ पर F6, तो यहाँ पर हम इस तरह से ये फ्लोरीन हर जगह लगा लेते हैं। तो xenon is having 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो आउट ऑफ 8 आपके यहाँ पर जो 6 है, 6 तो यहाँ पर यूज़ हो गए, तो यहाँ पर एक आपका लोन पे बच जाता है। तो एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज द डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का डिस्टॉर्टेड बन गया ना, क्योंकि प्रॉपर आपका ऑक्टाहेड्रल नहीं है, और उसकी वजह से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है, sp3d3 आ रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो डी है, डी का कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आपका, डी इज हैविंग ऑप्शन नंबर 3। यस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैच करना है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या कहाँ पर है, डी के साथ 3 है। तो हम देखेंगे डी के साथ 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये तो कैंसिल हो गए। और यहाँ पर आपका बी के साथ आपका फर्स्ट है, बी के साथ आपका फर्स्ट है, सो दैट मीन्स योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है आपके पास। फेरोमैग्नेटिक इज कंसीडर्ड एज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। येस, दिस इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि हमें पता है जो फेरोमैग्नेटिज्म होती है वो एक्सट्रीम केस होता है, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं देन द पैरामैग्नेटिक। ओके, तो इसी वजह से जो फेरो होता है वो ज़्यादा एक्सट्रीम केस होता है, किसका, आपका पैरा का। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड में क्या है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 2 पॉजिटिव एंड Nd3 पॉजिटिव आर सेम। क्या ये सेम है या नहीं है, हम देखेंगे। क्रोमियम 2 पॉजिटिव कितना आ जाएगा, 3d4 आ जाएगा। ओके, 3d4 में क्या है, अगर आप खोल के भी देखो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 आएंगे। और उसके बाद आपका Nd है, Nd का कितना पूछा गया है, 3 पॉजिटिव। नियोडायमियम आपका Nd होता है, नियोडायमियम, और इसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी Nd की, F ब्लॉक का एलिमेंट है, 4f4 एंड ये 6s2 हो जाएगा। बट यहाँ से आपको Nd3 पॉजिटिव पूछा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और आपके पास यहाँ पर 4f3 आ गया। तो यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 3। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि सेम नहीं है, नॉट सेम, जो स्टेटमेंट कह रही है वो सेम नहीं है। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। So here is question number 80. It states that match list 1 with the list 2. तो list 1 में आपके पास processes हैं and list 2 में आपके पास some catalyst given है। तो Haber process में क्या होता है, Haber process में catalyst कौन सा यूज़ होता है, Fe होता है, yes। और वेकर जो प्रोसेस होता है या फिर ऑक्सीडेशन अगर हम इसे कहें, तो उसमें पैलेडियम Cl2 होता है, ये बिल्कुल सेम आपको गिवन है। विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है, आपका ये वाला कैटलिस्ट होता है। रोहडियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट या फिर जिगलर कैटलिस्ट भी कहते हैं, तो उसमें टाइटेनियम Cl4 होता है। तो दैट मीन्स ये करेक्ट ही आपके पास ऑप्शंस दिए हैं। तो ए के साथ 1 है, बी के साथ 2 है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 87, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इनऑर्गेनिक पार्ट। सो इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या मेंशन करा गया है यहाँ पर कि डायपोल मूवमेंट। सो अगर आप वाटर देखो, अगर आप यहाँ पर वाटर देखो, इट हैज़ 2 लोन पेयर्स। अगर 2 लोन पेयर्स यहाँ पर है तो इसके डायपोल जो मूवमेंट हो गए वो ऐसे हो गए, 2 हो गए, तो उसका जो आपका डायपोल मूवमेंट होगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। और जो NH3 है, इट इज़ हैविंग कितना, इसमें लोन पेयर है, ओनली 1 लोन पेयर, तो इसमें क्या है, डायपोल मूवमेंट थोड़ा कम आएगा। तो वाटर का ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होता है, फिर NH3 का कम होता है, फिर आपका CHCl3 का उससे भी ज़्यादा कम होगा।
ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ही डायपोल मूवमेंट आपका कम हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जो डायपोल मूवमेंट्स है लोन पेयर के, वो एक ही डायरेक्शन में आपके यहाँ पर इधर को जा रहे हैं। ओके, तो ये दिस इज़ करेक्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो तो आपकी करेक्ट होगी। और यहाँ पर पूछा गया है कि ज़ीनन के जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपको देखने हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स आप कैसे देखोगे? इन बी में आप क्या करोगे? ज़ीनन F4 है, तो यहाँ पर आप देख लो ज़ीनन इज़ हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 8। 4 आपके इधर चले गए, बाकी कितने यहाँ पर आएंगे आपके? 1 2 3 4 इधर आ जाएंगे, तो 2 लोन पेयर्स है। ज़ीनन O3 में आप देख लो आउट ऑफ 8, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाती है। तो डबल बॉन्ड अगर बनाती है तो दैट मीन्स 3 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यूज़ हो गए, ओनली 1 इज़ लेफ्ट ऑन द ज़ीनन। और उसके बाद लास्ट में आपका है ज़ीनन F2। तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 आपके पास यहाँ पर है सेंट्रल एटम के पास, उसमें से आपके 2 इसमें यूज़ हो गए हैं, बाकी कितने बचे हैं? 1 2 3 4 एंड 5 6। तो यहाँ पर क्या है ऑर्डर? क्या ये सही लिखा है? सबसे ज़्यादा किसके पास है? सबसे ज़्यादा तो इसके पास थे, इसको सबसे लास्ट में लिख लिया इन्होंने। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। सो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर सी में पूछा गया है कि क्या ये करेक्ट है? तो सी में अगर आप देखें तो OH की बॉन्ड लेंथ को ज़्यादा बताया गया है CH से, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअल में CH का जो बॉन्ड होता है वो ग्रेटर देन होता है OH का, क्योंकि क्या है आपका ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ के ज़्यादा रखेगा। दैट मीन्स शॉर्टर बॉन्ड हो जाएगा, इसमें लॉन्गर हो जाएगा। तो यही ये चीज़ इनकरेक्ट होगी। सो दिस इज़ योर इनकरेक्ट। यहाँ पर देखते हैं इसका बॉन्ड एंथैल्पी। देखो बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होता है, डी में आपका क्या पूछा गया है? बॉन्ड एंथैल्पी। आपकी बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा? अगर आप N2 देखो तो इसमें क्या है? N2 में 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा एंड हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है दैट वुड बी हैविंग हायर बॉन्ड एंथैल्पी। सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन की हायर बॉन्ड एंथैल्पी है। सो yes, this statement is very much correct. So that's why A and your D options are correct. तो हमारे कौन से ऑप्शन हो गए? A and D options are correct. So हमारा first option is your करेक्ट ऑप्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन। सो क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आपको गिवन है। आपको P जो होगा मेजर प्रोडक्ट वो आपको बताना है। फर्स्टली आपके पास ये कंपाउंड है तो हम इसको राइट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये कंपाउंड गिवन है, CH3 यहाँ पर लगा है। फर्स्ट आपके पास कंडीशन है कि आपका यहाँ पर HBr होना चाहिए, HBr है विद अ पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड दैट मीन्स बेंजोइल पर ऑक्साइड है, तो आपको पता है पर ऑक्साइड अगर कभी भी HBr के साथ आता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन हो जाएगा और उसमें आपका अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा? वो उन डबली बॉन्डेड कार्बन्स पे जाएगा जहाँ पर ज़्यादा आपके हाइड्रोजन्स है। तो ज़्यादा यहाँ दोनों में से ज़्यादा आपके हाइड्रोजन्स इस पार्ट पर है, इस कार्बन पर है। दैट्स वाई ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। ब्रोमीन कहाँ जाएगा? ब्रोमीन आपका इस पार्ट में लग जाएगा, यहाँ पर एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन होगी। सो आफ्टर एडिशन आपका यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर आपके पास ये CH3 यहाँ पर लग गया है एंड देन यहाँ पर आपका ब्रोमीन लग जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, फर्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट आपका KCN है। KCN जब भी आप यहाँ पर डालोगे देयर वुड बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है? CN नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा लिविंग ग्रुप को, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? हमारे पास यहाँ पर आपका बन जाएगा, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CN लग जाएगा, CN साइनाइड यहाँ पर लग जाएगा। लास्ट में जो थर्ड है आपके पास, थर्ड में सोडियम अमलगम है, सोडियम एंड अमलगम है अल्कोहल के साथ। जब भी ये होता है तो आपके यहाँ पर क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर भी लग जाएगी, यहाँ पर भी लग जाएगी और रिडक्शन के बाद आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? हमारे पास यहाँ पर इस तरह से CH3 यहाँ पर इस तरह से रहेगा एंड यहाँ पर आपका CH2 एंड देन आपका यहाँ पर NH2 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका कहाँ है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट हैज CH3 ऑल्सो द CH2 NH2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इट इज 58th क्वेश्चन नंबर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर. सिस ट्रांस आइसोमर में कौन से आपके ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? फर्स्टली देखते हैं पेंट वन इन. पेंट वन इन क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ई, डबल बॉन्ड यानी कि इन है, 1 पे आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो लास्ट वाला कार्बन है इट इज हैविंग एच एच, दोनों यहाँ पर एच है. तो आपको पता है सिस और ट्रांस आइसोमर तभी होगा अगर यहाँ पर दोनों के पास अलग अलग कंपाउंड्स है, अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो. डबली बॉन्डेड सिस्टम में जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स में है दे शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू देम, बट यहाँ पर आपके पास सेम सेम हाइड्रोजन है. दैट्स वाई फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स नहीं बन सकते क्योंकि अरेंजमेंट ही आपके नहीं बन पाएगी. सेकेंड में हम देखते हैं 2 मिथाइल हेक्स 2 इन. तो यहाँ पर 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, पहले हेक्स बनाओ 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्स हो गया. एंड सेकंड में इन है यानी कि डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है एंड सेकंड पर ही मिथाइल है. अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो सेकंड पर ही आपका मिथाइल CH3 है. तो क्या इसमें सिस एंड ट्रांस बनेगा? नो नेवर. ऐसा क्यों है? क्योंकि डबली बॉन्डेड जो सिस्टम है, अगर आप यहाँ पर देखिए दिस इज योर डबली बॉन्डेड सिस्टम, तो यहाँ पर ये CH3 दीज आर सेम ग्रुप्स. तो सेम ग्रुप्स है तो यहाँ पर सिस ट्रांस कभी भी नहीं बन सकता, अरेंजमेंट्स डिफरेंट होगी आपकी. और यहाँ पर अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगी. नेक्स्ट आपका है 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. तो साइक्लोप्रोपेन पहले बनाएंगे. साइक्लोप्रोपेन आपका मीथेट प्रो 3 कार्बन्स का हो गया एंड 1 पे आपका डाई मिथाइल रहेगा एट द फर्स्ट पोजीशन, डाई मिथाइल CH3 एंड यहाँ पर CH3 आपका रहेगा. तो क्या इसमें हो सकता है? तो नहीं, इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो ये है आपके CH3 एंड CH3 ये दोनों सेम ग्रुप्स है, सेम ग्रुप्स है, तो आपको सिस एंड ट्रांस नहीं बन सकता. लास्ट में चेक कर लेते हैं, ये आपका 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है. साइक्लोहेक्सेन में हमने ये वाला बना दिया एंड 1 एंड 2, अगर 1 अगर आपका ये है 1 पर मिथाइल है एंड देन सेकंड पे आपका मिथाइल है, तो यहाँ पर जो ये CH3 है वो 2 डिफरेंट आपके कार्बन पे है. सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है सिस एंड ट्रांस की. सो दैट्स वाई आपका जो आंसर रहेगा ये 4th इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Question number 60. Which one of the following reactions does not give benzene as product? किसमें बेंजीन एज प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है? फर्स्ट इज योर दिस, आपके पास यहाँ पर एसिड है, उसका सॉल्ट है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करनी है एंड हीटिंग करनी है. आपको पता है जब भी सोडा लाइम एंड यहाँ पर हीटिंग होती है आपके एसिड की या फिर उसके सॉल्ट की, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? डीकार्बोक्साइलेशन. डीकार्बोक्साइलेशन यानी कि आपका यहाँ पर माइनस ऑफ CO2 गैस रिलीज हो जाती है. अगर CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर बेंजीन बनेगा. तो इसमें तो बन रहा है. नेक्स्ट देखते हैं जो आपके पास एन हेक्सेन है, मोलिब्डेनम का कैटलिस्ट है. यहाँ पे 773 केल्विन एंड प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड ये वाला प्रेशर हाई प्रेशर पे आपका क्या हो जाता है? ये वाला जो है आपका यहाँ पर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये भी है बेंजीन बना रहा है. एंड नेक्स्ट है आपका ये एसिटाइलिन जो है आपका रेड हॉट आयरन ट्यूब में जब आप डालोगे तो यहाँ पर भी इसका क्या हो जाता है? यहाँ पर भी इसका बेंजीन रिंग बन जाती है. तो वैसे लास्ट ऑप्शन ही आपका बच गया इसमें, बट देखते हैं. दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में अगर हम वाटर डाल रहे हैं एंड उसे हम वेरी इंपॉर्टेंट वार्म कर रहे हैं तो क्या हो जाता है? तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है. नाइट्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन जाता है? यहाँ पर इसका फिनोल बन जाता है. तो इन दिस केस इन दिस ऑप्शन योर बेंजीन इज नॉट फॉर्मिंग, यहाँ पर आपका फिनोल बन रहा है. दैट्स वाई योर 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. जिसमें नॉट पूछा गया किसमें नहीं बन रहा है, तो नहीं किसमें बन रहा है? 4th में नहीं बन रहा है बेंजीन. नेक्स्ट इज 67th क्वेश्चन नंबर. सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन अमीन्स. अमीन्स का वैसे भी मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमेशा करके जाना. तो पहले देखते हैं क्या है. एन मिथाइल एनिलीन की बात हो रही है. एन मिथाइल एनिलीन, पहले आप एनिलीन बनाओगे. एनिलीन है आपका इस तरह से NH2 एनिलीन होता है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लग जाएगा यानी कि CH3. ओके, फिर उसके बाद है बेंज अमीन. बेंज अमीन इज नथिंग बट योर एनिलीन. बेंज अमीन यानी कि बेंजीन के ऊपर अमीन लगा है, दैट मीन्स NH2 लगा है, राइट. फिर है इथेन अमीन. इथेन अमीन दैट मीन्स 2 कार्बन्स आर देयर, CH2 और उसके बाद आपका यहाँ पर NH2 है. फिर है एन इथाइल इथेन अमीन. तो यहाँ पर एन इथाइल
N पर ही इथाइल है, फिर इथेन अमीन है, तो इथेन अमीन पहले बना देते हैं CH2 एंड CH3 मीथ ईथ। N पर क्या है, N पे इट हैज़ इथाइल, तो इथाइल क्या है CH2 एंड CH3, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ गया। तो इसके बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। बेसिक आपको पता है कि अगर आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए अमंग अमीन्स जो एरोमेटिक एलिफेटिक्स होते हैं, एलिफेटिक जो अमीन्स जो होते हैं दे वुड हैव हायर बेसिक स्ट्रेंथ देन द एरोमेटिक अमीन्स। और इसका रीज़न भी होता है, ऐसा क्यों होता है एरोमेटिक्स में, बिकॉज एरोमेटिक में अगर आप देखो इन द केस ऑफ एनिलीन ही अगर आप देखें तो इसके पास जो नाइट्रोजन इज हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चले जाती है, रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो जाती है। इसी वजह से जो नाइट्रोजन है उसके पास इनफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम होती है इन कंपैरिजन विद योर एलिफेटिक अमीन्स। तो हमेशा एलिफेटिक ज़्यादा ही रहेंगे। तो फर्स्टली सबसे ज़्यादा आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किस में होगी, पहले एलिफेटिक अमीन्स आएंगे। एलिफेटिक अमीन्स कौन से हैं, 2 है आपके पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये अल्काइल ग्रुप्स है इट हैज़ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर ओनली वन सच ग्रुप है जो कि थोड़ा सा ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन पर, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा फर्स्ट की है, इसकी है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी आ जाएगी, उसके बाद आते हैं ये वाले। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें ये वाले जो डीलोकलाइज हो गए, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे डीलोकलाइज तो हो गए। ये जो रिंग है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले तो लेगी, बट एट द सेम टाइम जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी करेगा। तो इस केस में उतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी बेसिक स्ट्रेंथ जितनी कि इसमें होगी। इसमें कोई ऐसा एज सच ग्रुप नहीं है जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है, जस्ट यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होके यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो आपका एनिलीन का होगा। तो सबसे यहाँ पर 4th आ जाएगा और यहाँ पर आपका 3rd आ जाएगा। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पर इथेन अमीन, तो देख लो कहाँ है इथेन अमीन। आपका इथेन अमीन सबसे ज़्यादा एन इथेन एन इथाइल आपका ये वाला है एन इथाइल इथेन अमीन, एन इथाइल इथेन अमीन है, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर है। और उसके बाद क्या है, इथेन अमीन भी है। लास्ट में आप देख लो, लास्ट में क्या होना चाहिए, इथेन अमीन होना चाहिए, दैट मीन्स एनिलीन होना चाहिए। तो लास्ट में किसका है, बेंजीन अमीन है। तो ये आपका बेंजीन अमीन यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स योर 3rd ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन इन दिस। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज योर 69th क्वेश्चन। इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 विद योर लिस्ट 2। एक्चुअल में विटामिन्स दिए हैं और उसकी डेफिशिएंसी डिजीज है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर विटामिन जो B12 होता है वो आपको पता है, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे अनीमिया हो जाता है। तो अनीमिया हो जाता है तो दैट मीन्स इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ 4th ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो ये आपका जो बोन्स होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है, डेफिशिएंसी विटामिन D की डेफिशिएंसी से। विटामिन B2 जो होता है वो काइलोसिस होता है उससे, ये फर्स्ट आ गया। विटामिन B6 की वजह से कन्वर्जेंस होते हैं, जैसे दौरे पड़ना, तो यहाँ पर ये 2 हो गए। D के साथ 2 है, D के साथ 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 70 में आपको क्या बताना है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स का आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना डिक्रीजिंग। और एसिडिटी में हमने क्या देखा था, एसिडिटी में हमने ये पढ़ा था इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई लगा है तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, CH3R इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहाँ पर 3 सच आपके ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पर 2 लगे हैं, यहाँ पर ओनली 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए उतना ही आपका क्या हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स सबसे कम एसिडिटी किस में होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा हो गए। तो सबसे ज़्यादा आपके किस में है, सबसे ज़्यादा आपके फर्स्ट, जो यहाँ पर ये फर्स्ट है इसमें सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स सबसे जो कम होगी एसिडिटी वो इसकी होनी चाहिए। तो देख लो ये सबसे यहाँ पर सबसे कम पर कहाँ है, यहाँ पर है CH3C और आपका ये, और सबसे
ज़्यादा एसिडिटी कब होगी? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बहुत ज़्यादा कम होगा, दैट मीन्स HCOH की एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। तो HCOH की एसिडिटी सबसे ज़्यादा और CH3 जहाँ पर 3 है उसकी एसिडिटी सबसे कम। सो दैट्स वाई आपका थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72। लिस्ट 1 को मैच करना विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 हैज मिक्सचर्स और लिस्ट 2 में मेथड ऑफ सेपरेशन उनको बताना है। तो CHCl3 एंड आपका जो एनिलीन है, ओके, CHCl3 एंड आपका जो एनिलीन है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको, ये सिंपल क्वेश्चन है। इनको सिंपल डिस्टिलेशन से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल डिस्टिलेशन आपका कहाँ है? सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ है, दैट मीन्स इसके साथ आया फोर्थ ऑप्शन। बी में क्या है? क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक्सट्रैक्ट करते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका कहाँ है? यहाँ थर्ड, इसके साथ आ जाएगा। ग्लिसरॉल फ्रॉम द स्पेंट लीन के को किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो ये आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर करना होता है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। एनिलीन एंड वाटर का क्या हो जाएगा? स्टीम डिस्टिलेशन से हो जाएगा, दैट मीन्स सेकेंड इज योर करेक्ट ऑप्शन डी के लिए। तो यहाँ पर डी के साथ सेकंड है, डी के साथ सेकंड है, यहाँ है, तो ये वाला हट गया। एंड ए के साथ आपका फोर्थ है, ए के साथ आपका फोर्थ है, तो दैट मीन्स योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 74। स्टेटमेंट 1 आपकी दी गई है, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद द नाइट्रस एसिड एट 273 एंड 278 केल्विन, इट डिकम्पोजेस इजीली इन ड्राई स्टेट। दिस इज वेरी ट्रू। ऐसा क्यों होता है? जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है इस तरह से N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, वो कैसे बनता है? वो डायएजोटाइजेशन से बनता है। डायएजोटाइजेशन में क्या होता है आपका? यही होता है कि जो आपका एनिलीन है वो आपका नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है, और कब? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स दिस इज वेरी मस्ट कोल्ड कंडीशन शुड बी देयर। तो कोल्ड कंडीशन डिग्री सेल्सियस में और केल्विन पे सेम है आपके, तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपने देखना है, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट। आपको पता है आयोडीन लगाना या फिर फ्लोरीन लगाना ऑन द बेंजीन रिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड हेंस iodobenzene is prepared through the reaction of benzene diazonium salt with Ki. This is also true, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, एक आपने एनसीईआरटी में लाइन पढ़ी होगी, ये कैसे होता है? दीज आर गुड इंटरमीडिएट, दीज आर गुड इंटरमीडिएट, गुड इंटरमीडिएट होते हैं। दैट मीन्स आपकी कोई चीज़ें ऐसी है जो नहीं बन रही, वो मैक्सिमम इससे बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बीच में अच्छे खासे तरीके से बन जाते हैं। अगर आपको आयोडीन इसके ऊपर लगाना है तो बेंजीन के ऊपर आयोडीन इंट्रोड्यूस करवाना है, लग जाएगा। साइनाइड लगाना है, लग जाएगा। फ्लोराइड लगाना है, फ्लोरीन लगाना है, वो भी लग जाएगा। इसी वजह से ये आपके गुड इंटरमीडिएट होते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। अब बोला जा रहा है कि इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आप यहाँ पर KI डालते हैं तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? आयोडीन आपका डायरेक्टली यहाँ पर लग जाता है एंड नाइट्रोजन जो गैस है वो यहाँ से लिबरेट हो जाती है। तो यही वाली स्टेटमेंट ये यहाँ बता रहा है, दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 75, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे अटेंशन देना होगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी कंसीडर करना है। आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मोनोक्लोरिनेशन दैट मीन्स वन टाइम आपको क्लोरिनेशन करनी है इस कंपाउंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले क्लोरिनेशन आपको कहाँ कहाँ करनी है? जहाँ पे आपके पास जितने टाइप के हाइड्रोजन्स हो गए, कितने टाइप के हाइड्रोजन्स होते हैं? यहाँ पर देखो, ये CH3 है, इनका नेबर, इनका जो पड़ोसी है वो सेम है ना, देखो सेम है पड़ोसी, CH है, तो दैट मीन्स ये एक तरह के हो गए। ये एक तरह के हो गए, हम इसको AA से डिनोट कर सकते हैं कि ये वाले CH3 एक ही तरह के हैं, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अलग तरह का हो गया, क्योंकि इसके ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसका पड़ोसी अब ये भी है और ये भी है, तो इसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो इसका टाइप भी बदल गया, ये B टाइप है। ओके, हमने B टाइप दे दिया, इसको अलग है, तो ये CH2 ये भी अलग है, ये भी यूनिक है, इसको C दे दिया। ऐसे क्यों है? दोबारा से देखो, इसका भी एनवायरनमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर ये ग्रुप है। ओके, अब आप बोलोगे कि ये CH3 और ये वाला CH3 सेम क्यों नहीं है? ये इसलिए है क्योंकि अगर आप CH3 का यहाँ पर एनवायरनमेंट देखें तो इसका एनवायरनमेंट क्या है? इसका जो पड़ोसी है वो है CH2, बट इन दोनों के पड़ोसी CH है, तो ये CH3
क्वाइट डिफरेंट है, ये भी आपका एक डिफरेंट ही CH3 है। तो आपके क्या हो गए, 1 2 3 4 टाइप के आपके यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बट आपको उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इंक्लूड करनी होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्टली जब आपका जो क्लोरीन है वो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 और यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ पर CH और CH3 एज सच। क्योंकि इन दोनों में से किसी में भी अगर आप एक बार क्लोरीनेशन करोगे, दूसरा वाला भी सेम ही प्रोडक्ट देगा, इसीलिए हमने एक ही बार इसमें प्रोडक्ट बनाना है, एक ही बार क्लोरीनेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर CH आ गया, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपका CH3 आ गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है कि जब आपका यहाँ पर क्लोरीन लगेगा, इस हाइड्रोजन की जगह लगेगा, तो भी आपका डिफरेंट प्रोडक्ट ही बनेगा, CH3, ये एज सच है CH3। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्लोरीन है, फिर आपका यहाँ पर CH2 है, फिर आपका यहाँ पर CH3 है, राइट। फिर आपका यहाँ पर क्लोरीनेशन जब होगी, CH3 C और यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH और यहाँ पर CH और यहाँ पर आपका Cl, देन योर CH3। देन यहाँ पर आपका लास्ट में जब आपका यहाँ लगेगा CH3 C CH3 एंड CH और यहाँ पर आपका CH2 है, देन योर CH2, लास्ट में आपकी क्लोरीनेशन होगी तो यहाँ पर क्लोरीन है। 4 सच आइसोमर्स आर देयर, बट इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूड स्टीरियोकेमिस्ट्री, आपको स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड करना है, तो उसके लिए कायरल देखना है किसमें कायरल कार्बन है आपके पास। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके पास अगर ये वाला कार्बन देखें तो ये क्या कायरल है, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये भी डिफरेंट है और हाइड्रोजन भी आपका डिफरेंट है। सो यस, दिस इज योर कायरल कार्बन, यहाँ पर कायरल कार्बन है, दिस इज योर कायरल कार्बन। इसके अगर कायरल कार्बन जहाँ पर होता है तो उस कंपाउंड के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स भी हो गए, तो यहाँ पर आपका 2 सच आइसोमर आप यहाँ पर लिखोगे। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या ये वाला कायरल है आपका, इट इज हैविंग 2 सेम ग्रुप्स, तो इसमें कायरलिटी नहीं होगी, इसका एज सच एक ही आइसोमर कंट्रीब्यूट करेगा। एंड यहाँ पर ये कार्बन हम देखेंगे Cl CH3 एंड दिस, तो यस ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स है, दिस कार्बन इज योर कायरल, सो दैट्स वाई यहाँ पर 2 कंट्रीब्यूट करेगा आइसोमर्स, ओके, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला अगर आप कार्बन देखोगे, दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन, सो यहाँ पर ओनली 1 कंट्रीब्यूट होगा, तो कितना हो गया यहाँ पर आपके, कितने हो गए टोटल, 2 एंड 2 और +1 और आपके यहाँ पे 6 आइसोमर्स हो गए, तो 6 कहाँ है आपका, योर 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76। Among the given compound 1 to 3, the correct order of bond dissociation energy of CH bond marked with this is। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड आपको यहाँ पर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज़ हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ वाले कार्बन की आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन है, और ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपकी कितनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एंड आपको पता है जैसे ही एस कैरेक्टर आपका बढ़ता है, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी इंक्रीज होती है। तो जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करेगी, तो वो जो बॉन्ड होगा, मान लीजिए अगर इसमें यहाँ पर आपका किसी ए का एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा बनाएगा आपका, सबसे ज़्यादा आपका सेकंड बनाएगा, sp में ज़्यादा 50% है, 50 आपका एस कैरेक्टर है, तो सबसे ज़्यादा ये बनाएगा, फिर सेकंड आएगा, दैट मीन्स पहले सेकंड वाला होगा क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर sp है, sp में ज़्यादा एस कैरेक्टर है, फिर आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लास्ट में आपका थर्ड ऑप्शन आएगा बिकॉज इट इज़ हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से बॉन्ड उतना आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, वीक होगा, इजीली आप यहाँ पर इसे डिसोसिएट कर सकते हैं। तो क्या है, सेकंड, 1 एंड थर्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर का क्वेश्चन है। फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट में जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन वाटर, वो आपका यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा, तो वैसे तो आपका यहीं से पता चल रहा है दिस इज योर
दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ब्रोमीन वाटर का जो कलर है ब्राउन, उसको डीकलराइज वो कब करेगा, जब ब्रोमीन वाटर रिएक्ट करेगा किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, या फिर वो कोई और कलर में उसको कन्वर्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, फिनोल। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें हमने करा भी था, जब ब्रोमीन वाटर के साथ इसका यहाँ पर टेस्ट होता है तो आपका क्या लग जाता है यहाँ पर ऑर्थोपैरा डायरेक्शन में, ऑर्थोपैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे आपके क्या लग जाते हैं यहाँ पर, ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी इसका जो कलर है वो वाइट पीपीटी से आपके पास मिलता है, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो डीकलराइज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एंड यहाँ पर भी जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, फिर भी यहाँ पर ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्रोमीन ब्रोमीन हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। और लास्ट में भी आपका ब्रोमीन वाटर जब आप यहाँ पर रिएक्ट करवाओगे तो ये भी आपका क्या बन जाना है, लाइकवाइज दीज जो आपका OH है और यहाँ पर NH लगाओ, सेम बनेगा। यहाँ पर भी आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में आपका ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाएगा। सो दैट मीन्स क्या बचा, किसमें डीकलराइजेशन नहीं होगी, डीकलराइज किसमें नहीं होगा, फर्स्ट में नहीं होगा। सो दैट मीन्स योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 78। इसमें क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज, आपको ये दिया गया है, इसके रिएक्शन आपको करनी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बना लेंगे। ओके, हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं अभी। यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड को खोल के मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। इन द फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन है CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, बट दिस इज इन योर एक्सेस। ये एक्सेस में गिवन है, दैट मीन्स इसको बहुत बार आप यूज कर सकते हो। एंड देन यू हैव वाटर। तो आपने यहाँ पर देखना है, हमारे पास दो आपके टारगेट्स है। कार्बोनाइल में भी अच्छे खासे रिएक्शन हो जाते हैं, कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, यू नो वेरी वेल, कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन अगर करोगे तो यहाँ पर इसका OH आ जाएगा, एंड जो आपका यहाँ पर R नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज योर CH3 नेगेटिव, जो यहाँ अटैक करेगा वो यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। एंड देन ये आपका यहीं पर रहेगा, ये कार्बन है। बट एट द सेम टाइम बिकॉज आपको एक्सेस में ये गिवन है, तो एक्सेस में अगर गिवन है तो यहाँ पर भी इसकी रिएक्शन हो जाती है। और आपको पता है, जब भी साइनाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो आपके कीटोन्स बनते हैं। ये कैसे होता है, ये वाला ये बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पर आपका CH3 लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिखेंगे, कीटोन की फॉर्म में लिखेंगे, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो CH3 है वो आपका यहाँ पर लग गया CH3। तो ये तभी है जब आपका एक्सेस में हो रहा था, एक्सेस में ये वाली साइड को भी देखा जाएगा, इसको भी देखा जाएगा। तो ये वाला जो आपका है, ये ऑप्शन आपका कहाँ पर है, देख लो। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर OH CH3 है और लास्ट में आपका C डबल बॉन्ड O CH3 है, राइट। नेक्स्ट इज 80, क्वेश्चन नंबर 82। शुगर X आपके पास है और इसके कुछ आपके करेक्टरिस्टिक्स गिवन है। ए में है, इज फाउंड इन हनी, हनी में पाया जाता है। कीटो शुगर है, कीटो से आप समझ के हो कि कीटो किस में होता है, आपका फ्रुक्टोज में होता है। एग्जिस्ट इन अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स, और यस आपके फ्रुक्टोज की अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स भी होती है, एनोमर्स होते हैं उसके, यस। एंड आपके ये लीवो रोटेटरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, एंड आपका जो फ्रुक्टोज होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, दैट मीन्स डी फ्रुक्टोज इज योर करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन, आपको कन्वर्जन करनी है। आपको यहाँ पे बेसिकली एस्टर दिया है, एस्टर को आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। बेसिकली एस्टर को एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हो, बेसिकली रिडक्शन का पूछा गया है। और पर्टिकुलरली ये आपका सिलेक्टिवली सिर्फ उसको एल्डिहाइड में ही रिड्यूस करता है, वो है आपका अमंग ऑल दिस, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आपका डाइबल H है। आप क्या लिखोगे, डाइबल H है जो आपकी ये रिडक्शन कर सकता है। तो डाइबल H क्या है, डाइबल H आपके पास यहाँ है। सो दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये आपका यहाँ पर जो COCH3 है, ये वाले पूरे कंपाउंड को CHO में कन्वर्ट करता है डाइबल H सिलेक्टिवली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84। Given below are two statements. One is labeled as assertion and another is reason. Assertion में है iodine ये वाला कंपाउंड undergo SN2 reaction faster than the Cl.
तो ये वाला क्या ये सही है असर्शन? यस, दिस इज ट्रू। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आयोडीन का जो साइज होता है वो ग्रेटर होता है क्लोरीन से। इसी वजह से जो कार्बन एंड आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत बिगर हो जाएगा इन कंपैरिजन विद द क्लोरीन। तो जो बड़ा वाला आपका लॉन्गर बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो फास्ट रिएक्शन देगा ना, फास्ट रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो फर्स्ट इज करेक्ट। तो रीजन क्या है इसका? आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। जो वही बात जो हमने यहाँ डिस्कस करी थी, इसी वजह से ये इजीली लीव करेगा। सो दैट मीन्स रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। सो दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86। ये क्वाइट थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट था, थोड़ा सा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ आपको स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर बताने हैं। साइक्लिक ईथर इन्होंने खुद ही दे दिया है विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 एंड OE। इसको साइक्लिक ईथर बताया गया है। अगर फिर भी अगर नहीं भी होता तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आप निकाल सकते थे C+1 करके एंड देन माइनस ऑफ कितने हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, डिवाइडेड बाय 2 करके। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4 है, 4+1। और यहाँ पर कितने हैं? माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 8 इन नंबर, 8 डिवाइडेड बाकी कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। तो आपका यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर आपका 4 आ रहा है, राइट। तो यहाँ 1 आ रहा है, सॉरी। तो 1 अगर आएगा तो दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 1 साइकिल है, 1 रिंग ज़रूर प्रेजेंट है। सो यहाँ पर 1 रिंग अगर प्रेजेंट है तो इसके क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं आइसोमर्स? तो हमें देखना है। फर्स्टली हम देखेंगे जो हमें 4 का आइसोमर लग रहा है, 4 का सबसे बेसिक तो हमें यही लग रहा है। एक हमारा ये हो गया, राइट। अब या तो ऐसा हो सकता है कि हम क्या करें कि कार्बन जो है वो 3 ही कार्बन को इंक्लूड करे और एक उसमें सिर्फ ऑक्सीजन को इंक्लूड करे, और जो 4th कार्बन है वो कहीं बाहर को लगा दे CH3 की जगह सब्सटीट्यूट करके, राइट। तो यहाँ पर इस वाले रिंग के और कौन से हो सकता है? एक तो ऑक्सीजन के एडजेसेंट ये वाला सब्सटीट्यूशन लग सकता है, या फिर इसके ऑपोजिट लग सकता है, वो भी हम बना लेते हैं। वो कैसे बनेगा? ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये है, और या फिर ये हो सकता है कि ये जो CH3 है वो आपका इधर लग जाए, ये भी अलग इसका आइसोमर है, अलग वे है। ओके, या तो हो सकता है हम 3 मेंबर रिंग बना दें जिसमें एक ऑक्सीजन हो, 2 आपके कार्बन हो। तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर CH2 हो जाए और CH3 हो जाए, कार्बन 2 बाहर 2 अंदर। ओके, फिर आपका क्या हो सकता है कि यहाँ पर 3 मेंबर्ड ही रहेगा, बट यहाँ पर आपका जो 2 मिथाइल है वो दोनों ही एक ही कार्बन पे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है 3 मेंबर्ड ही आपका रहे और जो 2 कार्बन है वो आपके 2 एक्स्ट्रा कार्बन है वो अलग अलग जगह पर हो, राइट। ये पॉसिबल है। अब इसमें स्टीरियो आइसोमर्स देखने, इसका तो कोई ऐसा स्टीरियो आइसोमर नहीं बन सकता क्योंकि कोई कार्बन नहीं है, तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 1 रहेगी, 1 आइसोमर होगा ये। यहाँ पर क्या है? ये वाला जो आपका कार्बन है दिस इज कायरल। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कार्बन एक मिथाइल CH3 से अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन से है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन से है, एक यहाँ पर CH2 एंड देन CH3 से। तो ये वाला कायरल है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये 2 कंट्रीब्यूट करेगा, 2 स्टीरियो आइसोमर भी हमने यहाँ पर कंसिडर करने हैं। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या इसमें क्या इस पे कायरल सेंटर है? तो अगर आप देखें इस कार्बन को, यहाँ पर CH3 है, एक इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ वाला ये वाला पोर्शन भी सेम है और ये वाला पोर्शन भी सेम है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है उसका पड़ोसी यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, राइट। और आगे जाओगे तो उसका भी ऑक्सीजन है, उसका भी ऑक्सीजन है। दैट मीन्स इन कार्बन के जो फर्दर आगे 2 चीज़ें हैं वो सेम है, तो इसका मतलब ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता। दैट्स वाई इट विल कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 1 आइसोमर। सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में ये वाला जो कार्बन है, येस दिस इज कायरल, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ये वाला भी डिफरेंट आ गया, ये भी डिफरेंट आ गया, और यहाँ पर भी ये डिफरेंट है, राइट। सो यहाँ पर तो कोई कायरल, और उसकी वजह से यहाँ पे 2 कंट्रीब्यूशन होगी, यहाँ पर ओनली 1 होगा क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा? दिस इज स्पेशल केस, ये आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसमें ये एक मेसो आइसोमर भी होगा, मेसो फॉर्म भी होगी। तो इसके कितने कंट्रीब्यूशन, और 2 आपके यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन आपकी 3 रहेगी। तो दैट्स हाउ यहाँ पे कितने टोटल आइसोमर बन गए इंक्लूडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री, आपके 10 बन गए। दैट्स वाई योर करेक्ट ऑप्शन इज योर थर्ड ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट बिलोंग टू लिजिंग टेस्ट?
ओके, लजाइन टेस्ट में से कौन से कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? सबसे पहली चीज़ जो लजाइन्स टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हलोजेंस। ओके, तो इसके डिटेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन से कंपाउंड बना रहा है, यहाँ पर सल्फर से बना रहा है, यहाँ पर हलोजन से बना रहा है, तो इनके लिए तो लजाइन टेस्ट है। बट आपसे डज नॉट बिलोंग पूछा है कि कहाँ ये बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बिलोंग नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स योर फोर्थ ऑप्शन is your correct option. Physical chemistry part. So here is question number 46. The ratio of wavelength of the light absorbed by hydrogen atom when it undergoes from, आपको given है, levels given है, n is equal to 2 से n is equal to 3 level में अगर जाता है, और जब आपका n is equal to 4 से 6 level में जाता है, उनका रेशो बताना है वेवलेंथ्स का। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज दिस कि आपका 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/n² -1/n2 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स यहाँ पर पहला वाला लेवल होगा, यहाँ पर दूसरा लेवल होगा। आर आपका क्या है, यहाँ पर एज सच अभी रखेंगे हम। जेड यहाँ पर क्या है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वाली चीज़ के लिए देखेंगे वेयर n1 इज इक्वल टू 2 आपको गिवन है, n2 इज इक्वल टू कौन सा लेवल है, आपको थर्ड लेवल गिवन है। तो इसके केस में, इस ट्रांजिशन के केस में आपको लैम्डा निकालना है। सो फॉर दैट हम 1/λ1 करेंगे, इज इक्वल टू वो कितना आ जाएगा, आर। एंड यहाँ पर जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1², दैट मीन्स यहाँ पर 1 हो जाएगा। एंड 1/n1 कितना है, 1 आपके पास यहाँ पर 2 है, उसका स्क्वायर करना है। तो दैट मीन्स 2 2 ज़ा यहाँ पर 4 आ जाएगा, -1 अपॉन यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर 3 3 ज़ा आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/λ1 इज इक्वल टू आर यहाँ पर आ जाएगा, और आप यहाँ पर एलसीएम लोगे 9 - 4, और नीचे आप ये मल्टीप्लाई कर दोगे 36 आपके पास आ जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, λ1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल लेके 36, और यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाई ये कितना हुआ, 9 - 5, 9 - 4 आपका 5 हो जाएगा, 5 आर आ रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट वाले केस में जो λ1 है वो आपकी कुछ इस तरह से आ रही है। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 अपॉन जो आपका λ2 है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर। अगेन सिंस हाइड्रोजन एटम इज सेम, तो आपका यहाँ पे जेड स्क्वायर सेम आएगा। और यहाँ पर 1/n1, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, n1 अब क्या है, यहाँ पर इन दिस केस हम लिखते हैं n1 इज इक्वल टू आपका 4 है, और n2 इज इक्वल टू आपका 6 है। तो इसके लिए आप यहाँ पर ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, n1 आ जाएगा 4 4 सा यहाँ पर 16 -1/n2 आपका 6 है, 6 6 36। एंड यहाँ पर आप एलसीएम वगैरह लोगे, तो यहाँ पर 1/λ2 इज इक्वल टू आर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 -16, एंड यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 16 इंटू योर 36, राइट। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके यू विल गेट λ2 की वैल्यू यू विल गेट इज इक्वल टू 16 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 20 आर हो जाएगा। तो ये वाला आपका यहाँ पर λ2 है, और ऊपर वाला ये आपका λ1 है। बट आपके पास यहाँ पर रेशो पूछा गया है, तो रेशो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर रेशो इज योर λ1 अपॉन λ2 का रेशो आप निकालोगे। λ1 इज योर दिस वन, तो 36 डिवाइडेड बाय 5 आर आपका यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर λ2 कितना है, 16 इंटू 36 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 20 आर हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट, आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देन योर रेशो वुड बी, रेशो आपका कितना हो जाएगा, 36 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आपका यहाँ पर रेशो आ जाएगा। तो 1/4 यहाँ पर क्या है, दैट मीन्स योर फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपको क्या पूछा गया, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव एंड लिथियम 2 पॉजिटिव के आपको एनर्जी एंड रेडियस निकालने हैं, दोनों आपको निकालने हैं। सो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इट्स फॉर्मूला फॉर द एनर्जी इज En इज इक्वल टू कितना होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। वैसे भी आपको यहाँ पर गिवन ही है, देखो यहाँ पर आपको गिवन है, आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपका इतना निकल के आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर जॉल्स के साथ आपका z² अपॉन n² जनरल फॉर्मूला, बिकॉज हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, z² अपॉन n² आ जाएगा, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। एंड ऑल्सो फॉर द रेडियस इट्स जनरल फॉर्मूला फॉर द रेडियस आर एन इज इक्वल टू फॉर nth रेडियस, तो यहाँ पर 52.9 n² अपॉन, वैसे z होता है किसमें, ये फॉर्मूला किसमें है, पिकोमीटर में। पिकोमीटर में क्यों ले रखा है, बिकॉज यहाँ पर भी आपको पिकोमीटर में गिवन है। सो ये है
आपकी जर्नल चीज़ है, बट आपको किसके लिए निकालना है? फॉर द हीलियम एंड लिथियम किसका? फर्स्ट के लिए, फर्स्ट दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 के लिए। E1 फर्स्ट आपके ऑर्बिट के लिए हीलियम पॉजिटिव के लिए कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड कितना हो जाएगा फॉर द हीलियम? ये आपका 2 हो जाएगा, 2 2 4 डिवाइडेड बाय n कितना हो जाएगा? बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसके लिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? एनर्जी 1 फॉर द हीलियम पॉजिटिव विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? -2.18 इंटू 10⁻⁻, माइनस आपका ओके यहाँ पर 4 भी है, तो आपका यहाँ पर ये इससे हम 4 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो फाइनली आपका कितना हो जाएगा? -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जॉल्स। तो ये फर्स्ट आपका यहाँ पर आ चुका है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, जो लिथियम 2 पॉजिटिव का है उसका भी निकाल देंगे। E1 के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिथियम 2 पॉजिटिव का आपका कितना है? इज इक्वल टू आपका -2.18 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लिथियम के लिए कितना आ जाएगा? 3 Z3 हो जाएगा, 3 3 9। और यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दैट मीन्स E1 फॉर योर लिथियम 2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर -19.62 इंटू 10⁻⁻18 जॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज आपको यहाँ पर निकल चुकी है। नाउ कमिंग ऑन टू योर रेडियस फॉर फर्स्ट वाला आपका हीलियम के लिए कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू पुट करेगी 52.9 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपका 26.4 आपका यहाँ पर पिकोमीटर हो जाएगा, राइट। सो रेडियस आपका यहाँ पर अगेन रेडियस लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 52.9 इंटू 1 स्क्वायर एंड आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? बिकॉज आप यहाँ पर Z यहाँ पर कितना है लिथियम के लिए? Z आपका यहाँ पर 3 है, तो इसकी वैल्यू 17.6 पिकोमीटर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है कि 10⁻⁻18 एंड -18 यहाँ पर क्या कहाँ है? ये तो कैंसिल हो गया, 16 है, यहाँ पर भी 16 है, इन दोनों में से 17.6 आपका जो लिथियम का है वो कहाँ है? लिथियम का जो रेडियस है 17.6 वो यहाँ पर है। तो दैट मीन्स दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर लिथियम की एनर्जी भी वही है जो हमारे पास निकल रही है। ओके, 19.6, बाकी भी आपका सेम है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज हियर कि आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या एक्सप्लेन नहीं किया था? उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन करा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, सारे ये एक्सप्लेन कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ आपका जो लॉ ऑफ गैशियस गैस के बारे में जो था, गैशियस वॉल्यूम के बारे में, वो उन्होंने डिस्कस नहीं करा था, राइट। So next is, if the half life T half for the first order reaction, first of all n is equal to 1 is given, first order reaction is given, is 1 minute। तो अगर आपका T half कितना given है, is equal to 1 minute given है, then the time required for 99.9% completion of the reaction is closest to। आपको टाइम निकालना है for the completion of 99.9%। एंड ऑल्सो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपका n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो टाइम फॉर कंप्लीटिंग 99.9% रिएक्शन आपका कितना होता है? 10 टाइम्स T हाफ। T हाफ मीन्स T50। T हाफ और T50 एक ही बात है, तो यहाँ यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये निकालना है तो क्या करना होगा? इज इक्वल टू 10 टाइम्स आपको T हाफ यानी कि T50 जो कि आपको 1 मिनट है वो यहाँ पर पुट करना होगा। तो 1 मिनट मीन्स आपका कितना आ रहा है? कम्स आउट टू बी 10 मिनट। तो यहाँ पर 10 मिनट आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। Next is your question number 59. It says that phosphoric acid ionize in 3 step with their ionization constant value। आपको phosphoric acid का 3 टाइम आयनाइजेशन करना है। फर्स्टली हम वही लिख लेते हैं कि किस तरह से आयनाइजेशन आपकी इसमें होगी। phosphoric acid मीन्स आपका H3PO4, उसके आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन के लिए जो Ka1 है वो कितना हो जाएगा? H पॉजिटिव। एक बार H पॉजिटिव वो देगा, रिएक्शन में H2PO4 नेगेटिव आपका बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Ka1 आएगा। अगेन आपका जो बचा है H2PO4 जो नेगेटिव है वो अगेन क्या करेगा? वो फर्दर आपका आयनाइज कर देगा H पॉजिटिव प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? HPO4 2 नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या है? Ka2 है। फिर से HPO4 जो आपका 2 नेगेटिव है फिर से वो आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव फिर से निकालेगा और यू आर ओनली लेफ्ट विथ PO4 3 नेगेटिव और इसका Ka3 आपका कांस्टेंट आएगा।
फिर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इन सभी चीज़ों को ऐड करें, सो फाइनली यू विल गेट H3, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये भी आपका कैंसिल आउट होगा, H3PO4 बचेगा। और यहाँ पर आपका 3 टाइम्स यहाँ पर H आएगा, 3H पॉजिटिव, प्लस आपका यहाँ पर PO4 3 नेगेटिव आएगा। तो दैट मीन्स इस रिएक्शन को अटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, जब भी आप एडिशन करते हो इनकी इक्वेशंस की, तो आपका जो K आता है, फाइनल जो आता है K इक्विलिब्रियम कितना आएगा, जब भी आप एडिशन करते हो तो ये वाली चीज़ें मल्टीप्लाई में चली जाती है। ओके, तो यहाँ पर KA1 इंटू KA2 आ जाएगा, इंटू आपका KA3 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग क्या है, आपको लॉग में ये वाली टर्म है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या ट्रू है, ये तो हमें पता था, ये तो इसके लिए वेरी मच ट्रू है। बट लॉग का देख लेते हैं। अगर लॉग आप यहाँ पर लगाओगे तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में लॉग आता है उसको चेंज करते हो तो वो किस में आ जाता है, एडिशन में आ जाता है। सो आपका लॉग KA1 आएगा, प्लस आपका यहाँ पर लॉग KA2 आएगा, प्लस लॉग यहाँ पर KA3 आ जाएगा। ओके, सो ये वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। और H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द H2PO नेगेटिव, H2PO नेगेटिव या फिर HPO42 नेगेटिव, इन दोनों में से ये वाली आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये सही है? यस, दिस इज वेरी मच ट्रू। क्यों ऐसे क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका KA1 होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है बाकी KA2 KA3 से। दैट मीन्स पहला जो H पॉजिटिव है वो निकालना बहुत ईजी होता है। तो आपका H3PO4 बहुत अच्छा एसिड होगा। और यहाँ पर H पॉजिटिव निकालने में यहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी, जैसे जैसे आप यहाँ पर जाओगे डिफ़िकल्टी होगी। तो ये वाला जो H3PO4 है वो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है, दिस इज़ करेक्ट। अगेन थर्ड ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जो KA1 है फर्स्ट की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो ज़्यादा होगा देन योर KA2 देन योर KA3। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज फर्स्टली H पॉजिटिव रिमूव करना ईजी होता है, तो इसलिए KA1 आपका ज़्यादा होगा और वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट नहीं है, डी, ये वाला कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है। सो दैट मीन्स आपका यहाँ पर कौन सा आंसर हो गया, योर ABC इज योर करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। Now next question is question number 61. If the molar conductivity lambda m of a this much solution of a monobasic weak acid is this. आपको गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें गिवन है हम वो यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी आपको कितनी गिवन है, साइमंस 90 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड आपको मोल इनवर्स गिवन है। ओके, आपको क्या निकालना है कि आपको एक्सटेंट दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है, अल्फा निकालना। और अल्फा की वैल्यू सभी को पता होगी, फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट मीन्स लैम्डा m नॉट। ओके, लैम्डा m गिवन है, लैम्डा m नॉट आपको निकालना है। सो फॉर द लैम्डा m नॉट कुछ वैल्यूज तो गिवन होगी। सो अगर मान लीजिए आपका मोनोबेसिक, अगर आपका जो एसिड है, जो आपका मोनोबेसिक एसिड है, अगर वो ए बी टाइप का हुआ, ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा, तो इसमें कटाइन भी होगा अनाइन भी होगा। तो यहाँ पर मोनोबेसिक का मतलब है कि स्टोइशियोमेट्री उसकी 1 1 ही आनी है आपके पास। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका जो लैम्डा फॉर द पॉजिटिव रहेगा, ओके, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ड्यू टू पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन रहेगी, प्लस लैम्डा नॉट की नेगेटिव की जो कंट्रीब्यूशन रहेगी उसका प्लस करेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, लैम्डा पॉजिटिव कितना है, लैम्डा पॉजिटिव इज दिस 349.6, प्लस यहाँ पर नेगेटिव कितना है 50.4। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे तो रफली आपके पास कितना आएगा, 400 आएगा, क्योंकि 50 इसमें ऐड कर रहे हो तो आपका कितना आ जाएगा, 400 यहाँ पर आ जाएगा। तो 400 गिवन है और आपको 90 भी गिवन है, यहाँ पर पुट कर लो, अल्फा इज इक्वल टू 90 पहले से गिवन था। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका 400 ये आ रहा है। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे अल्फा वुड बी इक्वल टू 0.225। तो ये 0.225 कहाँ है, तो दैट मीन्स योर थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। सो यहाँ पर क्या गिवन है कि आपको कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू CH4, इसमें डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव में गिवन है। फर्स्टली हम यहाँ से देखते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव है, दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो दैट मीन्स उसका मतलब क्या हो गया, H प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि डेल्टा है, डेल्टा मीन्स आपका डिफरेंस, दैट मीन्स H फॉर द प्रोडक्ट माइनस H फॉर द रिएक्टेंट इज योर नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 है। सो दैट मीन्स H फॉर द एंथैल्पी फॉर द प्रोडक्ट शुड बी लेस देन एंथैल्पी फॉर द रिएक्टेंट। सो यहाँ पर चार्ट में देख लो कहाँ पर आपका रिएक्टेंट ऊपर आ रहा है, वो आपका
सही ऑप्शन होगा। रिएक्टेंट्स ऊपर कहाँ आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहे हैं। ओके, सो रिएक्टेंट ऊपर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट नीचे है तो ये सही नहीं है। रिएक्टेंट यहाँ पर भी ऊपर आ रहा है, रिएक्टेंट नीचे है, यहाँ पर सही नहीं है। और ये डेल्टा एच आपको कितना गिवन है, माइनस कितना है, -74.8। तो डेल्टा एच एक्चुअल में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया ना, डिफरेंस हो गया एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का। तो दैट मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में कहाँ ये 74.8 आ रहा है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर 74.8 आपका 74.8 कहाँ गिवन है, देखो ये एरो कहाँ गिवन है, इन दोनों के बीच में गिवन है, तो होगा भी तो डिफरेंस ही, डेल्टा एच क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि आपका ये जो डेल्टा एच है ये नहीं है। ओके, ये वाली एनर्जी डेल्टा एच नहीं है, डेल्टा एच होता है गैप। तो ये गैप ही आपका यहाँ पर डेल्टा एच है, जो कि 74.8 गिवन है। सो दैट मीन्स येस, योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, आपको मैच करना है। यहाँ पर आपने टाइप ऑफ सॉल्यूशन से ये क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी किस टाइप का आपका सॉल्यूशन है। देखो ह्यूमिडिटी आपका है, आपका लिक्विड, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, लिक्विड होता है, वो किस में डिस्पोज्ड है, इन गैस। तो लिक्विड इन गैस आएगा ह्यूमिडिटी में, वो कहाँ है, लिक्विड इन गैस, दैट मीन सेकंड, एक के साथ सेकंड है। अलॉय क्या होता है, मेटल इन मेटल, जैसे मेटल्स के अलॉय बनते हैं, दैट मीन सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा, तो यहाँ पर अलॉय के साथ फर्स्ट आएगा। अमलगम क्या होता है, अमलगम होता है मिक्सचर ऑफ H के साथ कोई भी, जैसे मेटल वगैरह आप यहाँ पे मिक्सचर बनाते हो, वो अमलगम होता है। और H क्या होता है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड। तो लिक्विड प्लस आपका यहाँ पे सॉलिड अमलगम बनाता है। कोई सॉलिड लिक्विड मरकरी के साथ हो तो लिक्विड इन सॉलिड, दैट मीन्स लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा। एंड डी में क्या है, स्मोक। स्मोक क्या होती है, सॉलिड पार्टिकल्स होता है जो डिस्पर्स्ड होता है किसमें, गैस में। तो यहाँ पर सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस आपका थर्ड में है, तो आपका यहाँ पर थर्ड आ गया। तो आप देख सकते हो ए के साथ 2 है, ए के साथ 2 कहाँ है, ए के साथ 2 यहाँ पर भी है। ओके, फिर आपका बी के साथ 1 है, बी के साथ 1 है, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सो यहाँ पर क्या है, अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विद द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। आपको इक्वल नंबर ऑफ एटम्स किस में है वो निकालना है। फर्स्टली हम ए देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर देख लो, गिवन मास ये है, मोलर मास ये है, तो 212 डिवाइडेड बाय 106 आपका कितना आता है, नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए। तो उसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या निकलता है, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर 2Na मॉलिक्यूल्स आगे। बट एटम पूछा है, एटम कितना आएगा, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 सोडियम के, 1 कार्बन का है, 3 आपके पास ऑक्सीजन के, यानी कि टोटल इस मॉलिक्यूल में, इस एक मॉलिक्यूल में 6 आपके एटम है। तो यहाँ पे एटम्स कितने हो जाएंगे, आपको कितना करना पड़ेगा, 2Na को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, क्योंकि एक में अगर 6 यहाँ पे एटम है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम हो गए आपके, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 2 12, 12 Na आपके पास यहाँ पर निकल गया। बी में हम देख लेते हैं, बी वाले में इतना गिवन है, तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। गिवन मास 248 डिवाइडेड बाय 62, आपके पास 4 मोल्स आ गए। फिर मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, इनटू एवोगैड्रो नंबर करते हैं। फिर एटम में कितना आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल में चेक करो कितने एटम है, उसको इतने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हैं, 3 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आपका यहाँ पे 12Na, यहाँ पर सेम आ रहे हैं ये। ओके, सी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, यहाँ पर सी में क्या हो जाएगा, गिवन मास है 240, मोलर मास है 40, इज इक्वल टू आपका यहाँ 6 आ गया। जो मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स पे कितने आ जाएंगे, 6 एवोगैड्रो नंबर आ जाएंगे। उसमें से एटम्स निकालने हैं। एटम्स के लिए आपको देखना है एक में कितने आपके पास एटम्स है, 3 एटम्स है, तो यानी कि आपको 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 18, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट है, ये अभी तक सेम चल रहा है, ये आपका डिफरेंट आ गया है। ओके, तो यहाँ पर डी में चेक करते हैं, गिवन मास 12 है, गिवन मास 12 है, और मोलर मास 2 है, आपका यहाँ पर 6 आ गया है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पे कितने आ जाएगा, इज इक्वल टू 6Na आ जाएगा। एंड एटम्स कितने आएंगे, एटम्स हमें देखना है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, सो आपको 6Na इंटू आपको 2 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 6 2 12Na, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये भी सेम आएगा। एंड लास्ट में देख लेते हैं ई ऑप्शन, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, गिवन मास है 220 और मोलर मास है आपका 44, सो यहाँ पर 5 मोल्स आपके पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 5, आपके पास यहाँ पर Na रहेगा, राइट। और यहाँ पर आपके पास जो एटम्स है, एटम्स कितने आ जाएगी, जो 5Na है, एटम कितने हैं 2n, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 3 15Na है, जो कि
अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर ये आपके पास एटम्स सेम नहीं है, सेम है ए, बी और डी में। तो आप ऑप्शन कौन सा है, ए, बी और डी कहाँ पर है आपका, देख सकते हो ए, बी, डी, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं, फॉर द रिएक्शन दिस द बैकवर्ड रिएक्शन rate constant is higher than that of the forward reaction rate constant by a factor of 2500। तो आपको यहाँ पर जो गिवन है वो एक्चुअल में क्या है, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में जो आपका बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट है वो कितना टाइम ज़्यादा है, 2500 देन द फॉरवर्ड से, राइट। तो आपको क्या निकालना है, आपको आर गिवन है, आपको ये सब गिवन है, के पी आपको निकालना है। सो के पी आपको निकालना है। तो के पी का फॉर्मूला क्या होता है, के पी का फॉर्मूला होता है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी और यहाँ पर डेल्टा एन जी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के पी की वैल्यू निकालने, के सी अब कैसे निकालोगे, फॉर द के सी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड। तो यहाँ पर आपके पास के फॉरवर्ड को ऐसे रखो, के बैकवर्ड की वैल्यू आप 2500 ऐसे यहाँ पे पुट कर दो के एफ, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1/2500 यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो के सी है, जो आपका के सी है वो 1/2500 निकल रहा है। नाउ जो आपका के पी है इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2500 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, 0.083 गिवन है क्वेश्चन में, इनटू आपका टेम्परेचर भी गिवन है 1000 केल्विन और यहाँ पर डेल्टा एन जी कितना है। अब डेल्टा एन जी क्या होता है, गैशियस जो मोल्स हैं उनका आपका डिफरेंस, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स फॉर द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स फॉर द रिएक्टेंट। तो यहाँ दोनों गैशियस है, प्रोडक्ट में 2 है तो आप प्रोडक्ट का 2 करोगे, यहाँ पर 1 है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो के पी है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पे आपका 0.033 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पर कहाँ है ये ऑप्शन, 0.33, दैट मीन्स योर थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन इन द Next is here question number 78, which of the following aqueous solution will exhibit higher boiling point। देखो higher boiling point जो आपके formulas होते हैं, elevation in boiling point, colligative properties होती है, उसमें हमने क्या देखा है कि Van Hoff factor हमें देखना है इन केसेस में, जिनका Van Hoff factor ज़्यादा होगा उनका boiling point भी ज़्यादा होगा। तो फर्स्टली Van Hoff factor चेक कर लेते हैं। यूरिया क्या है, neither dissociate nor associates, तो एन आई इज इक्वल टू इसमें 1 हो जाएगा, राइट। KNO3 का क्या हो जाएगा, अगर KNO3 का देखें तो ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है, ये डिसोसिएट करके K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव दे देगा, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके देगा। तो I कितना है इसमें, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। I इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 2 है। तो Na2SO4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देख लो, Na2 ये भी डिसोसिएट करता है, SO4 में क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा और यहाँ पर SO4 नेगेटिव, SO4 यहाँ पर 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 2 + 1 3 है, तो यहाँ पर I कितना हो जाएगा, Van Hoff फैक्टर I इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, I इज इक्वल टू कितना होता है, ये आपका I इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये डिसोसिएट नहीं करता, एसोसिएट भी नहीं करता लाइक यूरिया। तो जिसका I सबसे ज़्यादा है उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, दैट मीन्स आपका Na2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होने वाला है। Next is question number 81, 5 mole of liquid X and 10 moles of liquid Y। सबसे पहले आपके पास क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X है वो कितना है, 5 है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो Y है वो कितना है, 10 मोल्स है। ओके, तो यहाँ पर कितना गिवन है कि मेक अ सॉल्यूशन हैविंग अ वेपर प्रेशर ऑफ 70 टॉर। तो यहाँ पर जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है वो कितना बताया गया है, 70 टॉर बताया गया है। ओके, जो कि आया हुआ है, एक्चुअल में जो आया हुआ है, जो हमने ऑब्जर्व करा है, दैट मीन्स आप लिख सकते हो ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, इज कमिंग आउट टू विद दिस वन। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड वाई आर दिस एंड दिस। तो प्योर एक्स एंड वाई का जो प्योर प्रेशर है वो कितना है, 63 टॉर है, एंड यहाँ पर प्योर वाई का जो प्रेशर है वो कितना है, 78 टॉर है, ये प्योर के गिवन है। तो आपको निकालना है कि क्या ये वाले इनमें से कौन सा ट्रू है। द सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, आइडल है, ये वॉल्यूम ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम है। तो बेसिकली आपको डेविएशन का चेक करना है इसमें। तो डेविएशन के लिए आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर द टोटल प्रेशर कितना होता है इज इक्वल टू प्योर एक्स कॉम्पोनेंट का प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ द एक्स प्लस प्योर वाई का प्रेशर और मोल फ्रैक्शन वाई का।
तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका प्योर जो प्रेशर है वो कितना है, 63 है। 63 इंटू आपका यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कितने मोल्स है इसके 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज मोल्स, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15, प्लस यहाँ पर कितना है प्योर का 78 वाई वाले का, और इंटू इसका मोल फ्रैक्शन 10 इसके मोल्स है, 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 15 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पी एस कैलकुलेट करके आएगा, पी एस कमिंग आउट टू बी 73 टॉर, 73 टॉर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 73 टॉर हमें फॉर्मूला से कैलकुलेट करके आया, बट ऑब्जर्व इतना, तो ऑब्जर्व आपका 70 टॉर है, जो कि लोअर, मच लोअर देन द एक्सपेक्टेड आ रहा है। तो अगर लोअर आ रहा है तो आपका क्या है, देयर वुड बी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ, कि आपका आना इतना चाहिए था बट आपका इतना रहा है, तो दैट मीन्स आपका यहाँ नेगेटिव डेविएशन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस योर सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85। तो यहाँ पर क्या है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव इज गिवन लाइक दिस। आपको यहाँ पर ये गिवन है फॉर्मेशन का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा एच जो फॉर्मेशन है फॉर द सल्फेट SO4 2 नेगेटिव जो हमें गिवन है वो कितना है, इज इक्वल टू -2.216 किलो कैलोरी पर मोल आपके पास गिवन है, राइट। फिर आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने की, BSO4 की क्रिस्टलाइजेशन होने की कितनी है, -4.5, ओके, इतनी गिवन है। और क्या गिवन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, फिर से हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, BaSO4 की भी आपके पास गिवन है कितनी, -349 किलो कैलोरी पर मोल, ओके। तो आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द, आपको निकालनी है डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर द Ba2 पॉजिटिव आयन, ये आपको निकालनी है। सो क्रिस्टलाइजेशन का देख लेते हैं क्या होता है, कि जब आपके एक्वस जो आयंस है वो कोलाइड करके आपका सॉलिड बना दे, जो ये आयंस है वो दोबारा से कोलाइड करके आपको क्या दे दे, फिर से ही आपको BaSO4 सॉलिड दे दे, तो ये क्रिस्टलाइजेशन इसकी हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल जो क्रिस्टलाइजेशन हो रही है वो कितनी है, -4.5 इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, इसकी फॉर्मेशन माइनस ऑफ इसकी फॉर्मेशन हम करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, दैट मीन्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कितनी है, BaSO4 की आपकी इतनी है, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन -349 माइनस, और रिएक्टेंट की फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एच फॉर्मेशन Ba2 पॉजिटिव का हमें गिवन नहीं है, और यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा आपका, SO4 सल्फेट का कितना है फॉर्मेशन माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, -216, तो आपका इतना आ जाएगा। कैलकुलेट करके डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर द Ba2 पॉजिटिव आपका कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका यहाँ पर -128.5 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज योर correct option in this. So here is question number 88. Higher yield of NO is this. So for this reaction आपकी जो NO जो आपका प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन में ऐसा हो कि आपके पास ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट मिले, गिवन दैट इज दिस डेल्टा एच इज इक्वल टू, जो आपकी एंथैल्पी है वो आपकी पॉजिटिव गिवन है, यहाँ पर आपकी पॉजिटिव गिवन है एंथैल्पी, राइट। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, पॉजिटिव अगर एंथैल्पी है तो दैट मीन्स ये रिएक्शन आपकी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्व होती है, ओके, हीट आपकी यहाँ पर एब्जॉर्व हो रही है, तो ये वाली जो रिएक्शन है N2 + O2 एंड यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, ये आपका यहाँ पर 2NO है। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलर्स प्रिंसिपल आपको पता है कि अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जो आपका यहाँ पर रिएक्टेंट साइड है वहाँ पर आपकी ये हीट एब्जॉर्व हुई होगी रिएक्टेंट साइड में। दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड में क्या है, टेम्परेचर आपका पहले से ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड में टेम्परेचर आपका ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि अगर हम यहाँ पर हाई टेम्परेचर दे, अगर बाहर से हम टेम्परेचर हम ज़्यादा करने लगे तो क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द ली चार्टले प्रिंसिपल आपका जो इक्विलिब्रियम में है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सो दैट जो बाहर से चेंज आया है उसको नलीफाई किया जा सके। तो अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा तो आपका यहाँ रिएक्टेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो कोशिश करेगा कि टेम्परेचर को कम किया जाए, सो उसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन में वो जाएगा। तो दैट मीन्स जब भी टेम्परेचर, वैसे भी आपको याद होना चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब भी टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी फेवर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इट फेवर्स फॉरवर्ड
रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी फेवर होगी, सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं लो टेम्परेचर। नहीं, लो टेम्परेचर पे एनओ यानी कि प्रोडक्ट फेवर नहीं होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर जैसे ही लोअर करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड आपकी फेवर हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पर हायर कर दी तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि क्या है, एक बार आपने रिएक्टेंट में हायर कॉन्सेंट्रेशन कर ली तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा, सो दैट इस कॉन्सेंट्रेशन को कम कर पाए, दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। दैट मीन्स दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, O2 क्या है, O2 इज ऑल्सो योर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को फिर से इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली क्या होना है, इक्विलिब्रियम आगे को शिफ्ट करेगा, सो दैट इसकी वैल्यू कम हो जाए। सो दैट मीन्स अगेन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो ए सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो ए सी डी आपका फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। Last question is question number 89. If rate constant of a reaction is this one, first of all हम write करेंगे, आपको rate constant given है k is equal to 0.03 सेकेंड इनवर्स से पता है यहाँ पर चल रहा है आपको दैट इट इज़ योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर आपको हाउ मच टाइम, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट टी, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर दिस मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू दिस वन। आपको कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से यहाँ लेके जानी है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, दैट मीन्स दैट इंडिकेट दैट दिस इज योर ए नॉट। तो यहाँ पर 7.2 मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। और आपका एटी आफ्टर सम टाइम इट गेट रिड्यूस्ड टू यानी कि इतनी बच चुकी है, तो एटी आफ्टर सम टाइम एटी कितना रह जाएगा आपका 0.9 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है। सो आपको टाइम निकालना है, सो इसके लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लगानी पड़ेगी। वो क्या होता है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के एंड योर लॉग ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए टी की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 और यहाँ पर आपका जो के है 0.03 हो जाएगा। और यहाँ पर जो लॉग है उसमें ए नॉट आपका इतना है 7.2, तो 7.2 है आपका, ए टी कितना है, पॉइंट आपका 9 है, यहाँ पर 0.9 है, पॉइंट आपके कैंसिल हो जाएंगे और दिस 8 सर इतना हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.303 0.03 लॉग आपका कितना हो जाएगा, लॉग 8 है, लॉग 8 को आप 2 raised to the power 3 लिख सकते हो और ये आगे आ जाएगा। सो टी इज इक्वल टू कितना है, 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.03 और यहाँ पर लॉग 2 आ जाएगा। लॉग 2 आपका कितना है, 0.301, तो यहाँ पर कितना है, t is equal to 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू यहाँ पर 0.301 आ जाएगा। तो t यहाँ पर फाइनली जो t है आपका कितना आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 69.3 सेकेंड। तो 69.3 सेकेंड इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।